हेलो एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं वनडे एग्ज़ाम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो दृष्टि की जो मैगज़ीन आती है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए मार्च मंथ की, उसका मैं पॉलिटी का सेगमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से मैं कई पार्ट में वीडियोस आएंगी, जैसे आज पॉलिटी का मैं बना रहा हूँ, कल इकोनॉमिक्स का आएगा और फिर आपका इंटरनेशनल का, बुक्स ऑथर का, ये सारी मैं डिस्कस करूँगा जो प्री और मेंस के आपके लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी एग्ज़ाम आपका हो, चाहे आप इसका प्रीलिम्स होता हो खाली वनडे एग्ज़ाम के लिए हो, या आपका दो सेगमेंट में हो जिनका मेंस भी होता हो, सब में इंपॉर्टेंट रहेगा और हॉट टॉपिक मैं इसमें डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा आज का जो है पॉलिटी और गवर्नेंस के रिलेटेड सारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ बताऊंगा मार्च मंथ में। ठीक है, तो पहला जो हमारा वो है प्रोविज़न फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो विधानसभा के जो मेंबर हैं, उनको उनके डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड आपको प्रोविज़न इसमें पता चलेंगे, क्योंकि इसमें जो रिसेंटली जो टॉपिक जिसमें जो है वो ऐड हुआ है वो ये है कि जो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया है कि तमिलनाडु स्टेट के मिनिस्टर थे, उनको कन्विक्ट कर दिया है डिसअप्रोपोर्शनेट एसेट केस में। किस केस में? डिसप्रोपोर्शनेट जो एसेट होता है उसके केस में उनको कन्विक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी जो जिसकी वजह से वो विधानसभा से डिसक्वालीफाइड हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि डिसप्रोपोर्शनेट क्या मतलब होता है। डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब ये होता है कि एक जो आदमी होता है या कोई भी होता है, उसके पास एसेट उससे ज़्यादा होना जितना कि वो रख सकता है। मतलब एक लिमिट जो होती है, जैसे गवर्नमेंट ने लिमिट बताई कि आप इतनी एसेट तक आप पजेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर वो पजेशन में एसेट रखता है तो उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट एसेट। ठीक है, अपनी दी गई लिमिट से ज़्यादा को एसेट में रखना, एसेट मतलब संपत्ति को रखना, उसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट एसेट। तो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के केस में क्या हुआ है कि जो मद्रास हाई कोर्ट के जो मिनिस्टर थे उनको कन्विक्ट कर दिया गया है। तो ये हमारा न्यूज़ थी। अब हम इससे रिलेटेड प्रोविज़न हम नोट डाउन करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 191 में विधानसभा के डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर से रिलेटेड जो बात दी गई है, मैं जूम कर देता हूँ। आर्टिकल 191, द आर्टिकल डील्स विद डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। आर्टिकल 191 में विधानसभा के मेंबर्स को डिसक्वालीफाइज करने से रिलेटेड प्रोविज़न है। अब उसमें क्या क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो उसमें ध्यान दें। पहला, ए पर्सन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल अनलेस द ऑफिस इज एग्जेम्प्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी विधानसभा का मेंबर मतलब विधायक, कोई भी विधायक अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डील मतलब होल्ड करता है, मतलब गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑफिस जहाँ पर जैसे मान लीजिए वो सर्विस कर रहा है, और सर्विस को भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, या कोई ऐसा ऑफिस जहाँ से वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, दोनों में से किसी की ऑफिस से अगर वो डील कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अनलेस, यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया, अनलेस, एक मिनट, अनलेस, अनलेस मतलब ये एक्सेप्शन हो गया। द ऑफिस इज एग्जेम्प्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ, मतलब वो ऑफिस जो होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ है उससे एग्जेम्प्ट होना चाहिए। अगर वो ऑफिस जो है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब उस ऑफिस को बाहर कर दिया गया, मतलब उस ऑफिस की अगर वो मेंबरशिप होगा या उस होल्ड कर रहा होगा तो उसकी वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। बाकी में अगर वो ऑफिस होल्ड करता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो क्या होगा, वो आपका डिस्क्वालीफाइड होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा ऑफिस बनाया है जो इसकी सीमा से बाहर कर दिया, मतलब उसके ऑफिस अगर होल्ड भी कर रहा है तब भी वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। उसको छोड़ के बाकी कोई भी ऑफिस अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट गवर्नमेंट का होल्ड करेगा तो वो डिस्क्वालीफाइड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला जो इसका ग्राउंड है कंडीशन, ए पर्सन इज डिक्लेयर टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय ए कम्पिटेंट कोर्ट। अगर मान लो वो जो आदमी है, पर्सन है, वो अनसाउंड माइंड घोषित कर दिया गया है किसी कम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। अनसाउंड माइंड का मतलब कोई पागल घोषित कर दिया गया है। ए पर्सन इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, अगर कोई मान लो इंसॉल्वेंट घोषित हो गया है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट की बात यहाँ पे हुई है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि इंसॉल्वेंट और बैंक्रप्सी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि टाइम से जो लोन उसने लिया वो रीपे नहीं कर पाया।
ठीक है। अब बैंकरप्सी क्या होता है कि वो एक लीगल प्रोसेस होता है। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने घोषित कर दिया है कि आप बैंकरप्ट हैं, तो वो जो उसकी ऑब्लिगेशन होती है रिपे की, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इंसॉल्वेंट में ऑब्लिगेशन रहती है कि वो रिपे करेगा। लेकिन वन से अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने घोषित कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये बंदा बैंकरप्ट है, तो वो उससे बैंक लोन की रिपे की वसूली नहीं होगी। ठीक है। अगला जो उसकी कंडीशन है, A person is not a citizen of India, or he has voluntarily acquired citizenship of foreign state, or he has allegiance or adherence to a foreign state। अगर मान लो वो इंडिया का सिटीजन नहीं, या किसी दूसरी स्टेट की, दूसरी देश की उसने एक्वायर कर ली सिटीजनशिप, या अपनी जो सिटीजनशिप है उसने त्याग दिया है, ये हो गया। ए पर्सन इज डिसक्वालीफाइड बाई अंडर एनी अदर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट। अगर कोई ऐसा लॉ है जो पार्लियामेंट के द्वारा घोषित करता है कि वो डिसक्वालीफाइड है। ए पर्सन कैन बी डिसक्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन अंडर 10 शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 10 शेड्यूल है, दल बदली वाला कानून जिसको बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन कानून के तहत अगर वो अघोषित डिसक्वालीफाइड हुआ है, तब वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 191 आर्टिकल 191 में आपका विधानसभा से रिलेटेड हो गया। ठीक है। और अगर मैं इसी के साथ अगर मैं आपको पार्लियामेंट की मैं बात करूँगा, अगर मैं लोकसभा के मेंबर की बात करूँगा, तो वो आपका जो है वो आर्टिकल 102 में दिया है। ठीक है। किस में दिया है आपका दिया है 102, आर्टिकल 102 से रिलेटेड है। बाकी ग्राउंड उसके सारे सेम यही हैं जो आपके 191 में ग्राउंड है। ठीक है। बाकी कुछ नहीं बदला है, सिर्फ आर्टिकल बदला है। ये हो गया। ठीक है। अगला इसमें क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का भी मतलब जो सेक्शन 8 क्लॉज 1 जो है वो भी अगर उसके तहत 8 क्लॉज 1 के तहत अगर कोई भी लेजिस्लेटर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये लेजिस्लेटर का मतलब यहाँ को कोई विधायक अगर कन्विक्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ कन्वेंशन एक्ट के तहत, तो वो डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। ये समान रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट बताता है, सेक्शन 8 क्लॉज 1। ठीक है। ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। हाँ, अब अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंशन। आपको याद होगा कि 146 मेंबर जो हैं वो पार्लियामेंट से आपके सस्पेंड कर दिए गए थे। तो काफ़ी मामला उसमें चला था। अब इसमें बात करेंगे इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या हमारे पॉलिटी में प्रोविज़न है, और क्या लोकसभा और राज्यसभा के रूल्स होते हैं। ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं। Recently, 146 members of the parliament were suspended during the winter session of the parliament 2023 for disrupting the parliamentary proceeding in the protest of the breach of security in parliament। तो हुआ क्या था, आप सभी को पता होगा कि पार्लियामेंट में कुछ लोग अंदर आ गए थे जिससे सिक्योरिटी ब्रीच हो गई थी। उसको लेके जो मेंबर थे, अपोजिशन पार्टी थी, वो आपको विंटर सेशन में प्रोटेस्ट कर रही थी। तो उसको रिलेटेड जो स्पीकर थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ने मेंबरों को सस्पेंड कर दिया था। किसके लिए? टू मेंटेन द ऑर्डर टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। मतलब हाउस की जो है फंक्शनिंग जो है वो अच्छे से चले, उसके लिए जो मेंबर जो हैं वो जो शोर मचा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको 146 टोटल मेंबर सस्पेंड कर दिए गए थे। अब इससे रिलेटेड नियम देखते हैं, किस किस नियम के तहत लोकसभा स्पीकर सस्पेंड कर सकता है। रूल 377 के 3 के तहत स्पीकर कैन डायरेक्ट ए मेंबर विड्रॉ इन केस ऑफ डिसऑर्डरी कंडक्ट। अगर उसका डिसऑर्डरी कंडक्ट है, मतलब कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहा है जो अच्छा नहीं है, उसके तहत स्पीकर 373 में उसको विड्रॉ करने को बोल सकता है। स्पीकर कैन नेम ए मेंबर हु विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। अगर कोई जो प्रोसीडिंग है हाउस की, अगर वो उसको सुचारू रूप से चलने नहीं दे रहा है, तो स्पीकर क्या कर सकता है? उसको मेंबर जो है वो उसको सस्पेंड कर सकता है। ठीक है। तो ये सब आपका हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा कि 373 में जो सस्पेंशन होता है वो सिर्फ एक दिन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा 373 में जो सस्पेंशन होता है वो सिर्फ आपका एक दिन का ही सस्पेंशन होता है। ठीक है। और 374 में जो सस्पेंशन होगा वो आपका होगा 5 कंजिक्यूटिव सेटिंग्स, मतलब 5 कंजिक्यूटिव, जो मतलब आज सेटिंग बैठी पार्लियामेंट, कल सेटिंग बैठी, ठीक है, परसों बैठी, इस तरीके से 5 सेटिंग तक की वो सस्पेंड रह सकता है। तो 373 में वो एक दिन की आपके लिए सस्पेंड होगा, और 374 में 5 दिन की कंजिक्यूटिव मतलब वन आफ्टर वन ऐसे होता है। कंकरेंट मतलब लगातार होता है, और कंजिक्यूटिव का मतलब होता है वन आफ्टर वन कंजिक्यूटिव। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ये हो गया।
अब इसी तरीके से राज्यसभा में भी रूल है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो 255 रूल 255 चेयरमैन कैन ऑर्डर इमीडिएट विदड्रॉ इन केस ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट। और 256 में चेयरमैन कैन मेंबर हु विलफुली ऑब्स्ट्रक्ट बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, तो 255 और 256 में आपका राज्यसभा के स्पीकर जो है सस्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि लोकसभा स्पीकर क्या कर सकता है, एक डिफरेंस है दोनों में, राज्यसभा लोकसभा में। लोकसभा का स्पीकर क्या कर सकता है कि अगर वो सस्पेंड करना चाहे तो वो जितना भी मतलब सेशन बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए 15 दिन का सेशन होना है और वो 5 दिन की सेटिंग हो चुकी है और बाकी 10 दिन की बची है, तो अगर वो चाहे तो रिमेनिंग जितना भी सेशन है उसके लिए भी सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ये कर सकता है। लेकिन जो राज्यसभा का स्पीकर होता है वो सस्पेंड सिर्फ एक दिन के लिए करेगा। अगर उसको पूरे सेशन के लिए करना है तो उसको राज्यसभा में क्या करना पड़ेगा, एक मोशन पास करना पड़ेगा। मोशन के द्वारा ही मोशन पास करवाना पड़ेगा, उसके द्वारा ही वो रिमेनिंग सेशन के लिए सस्पेंड कर सकता है। लेकिन लोकसभा में ये बाउंडेशन नहीं, वो ये स्पीकर के पास पावर है। राज्यसभा के चेयरमैन के पास ये पावर नहीं, वो उसके पास पावर सिर्फ एक दिन की ही है। उससे ज़्यादा अगर उसको करना है तो फिर वो मोशन करे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि लोकसभा का स्पीकर सस्पेंड तो कर सकता है, लेकिन अगर उस सस्पेंशन को वापस करना है तो उसके पास वो पावर नहीं है। सस्पेंशन को वापस करने के लिए उसको भी मोशन का ही सहारा लेना पड़ेगा। मतलब लोकसभा के जो मेंबर होंगे वो एक मेजोरिटी में मोशन पास करेंगे, तब उस मेंबर का रिवोकेशन वापस होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। अब अगला हमारा जो है वो था, आपको याद है कि विंटर सेशन में हमारा जो है कानून बिल आया है, द पोस्ट ऑफिस बिल 2023। ठीक है, द पोस्ट ऑफिस बिल 2023। तो ये 2023 का जो बिल है ये रिप्लेस करेगा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। ईयर जो है याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1898 का जो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है उसको रिप्लेस करेगा। अब इसमें क्या होगा, ये एक्ट क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा का जो इंडियन पोस्ट है उसको, और जो जो इंडियन पोस्ट आपकी जो चलता है, जो डिपार्टमेंट जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसको जो है उसमें जितनी भी पेनाल्टीज़ हैं, उनके ऑफेंसेस हैं, उनको वो रेगुलेट करेगा। ठीक है। अब बिल में क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ हम देखते हैं। पहला जो पॉइंट है, द बिल अलाउज, पहला पॉइंट जो है वो हम लोग देखते हैं। The bill allows the center to empower any officer to intercept, open or detain any item in interest of the state security, friendly relation with foreign state, public order, emergency, public safety, contravention of other laws। तो ये बिल में क्या है, बिल पावर देता है केंद्र सरकार को कि किसी भी ऑफिसर को एम्पावर कर सकता है। मतलब किसी भी ऑफिसर को पावर दे सकता है कि वो किसी भी आइटम को डिटेन कर सकता है। डिटेन मतलब पकड़ सकता है, और उसको ओपन कर सकता है। मतलब कोई भी पोस्ट ऑफिस, कोई भी आपने पार्सल किया, ठीक है, अगर उस ऑफिसर को लगता है कि ये स्टेट सिक्योरिटी के लिए हार्म है, या किसी राज्य के साथ जो जिसके साथ फ्रेंडली रिलेशन है इंडिया के, उसके लिए हार्म है, या इस आइटम से पब्लिक ऑर्डर मेंटेन आपका नहीं, पब्लिक ऑर्डर जो है वो आपका हार्म होगा, इमरजेंसी है या पब्लिक सेफ्टी है, कोई भी अगर जो है, अगर उन रीजन की वजह से अगर उसको ऑफिसर को लगता है तो वो उस आइटम को जो आपने पोस्ट किया है उसको ओपन कर सकता है और डिटेन भी कर सकता है, सीज कर सकता है। अगला पॉइंट क्या करता है, अगला पॉइंट कहता है द बिल एग्जेम्प्ट द पोस्ट ऑफिस एंड इट्स ऑफिसर फ्रॉम द एनी लाइबिलिटी बाय रीजन ऑफ एनी लॉस, मिसडिलीवरी, डिले और डैमेज इन कोर्स ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस एक्सेप्ट सच लाइबिलिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर उसको लगता है इस बिल के द्वारा इस ऑफिसर को पावर दी जाती है कि अगर मान लीजिए कोई आइटम आपका मिस डिलीवरी हो गया या डिले हो गया या कुछ लॉस हो गया, डैमेज हो गया, तो वो ऑफिसर जो है पोस्ट ऑफिस और उसके ऑफिसर जो हैं उसके लिए लायबल नहीं होंगे। ठीक है। द 2023 बिल फॉर द फर्स्ट टाइम रेगुलेट प्राइवेट कोरियर सर्विस बाय ब्रिंगिंग इट्स अंडर द एम्बिट। जो प्राइवेट कोरियर होते हैं जैसे DTDC है आपका, ये सारे कोरियर हैं, ठीक है, ब्लू डार्ट है, इन सबको भी इस एक्ट के अंदर आ जाएंगे। मतलब ये पहले खाली इंडियन पोस्ट ही इसके अंदर, इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंदर 1898 के अंदर आता था, अब ये सारे एक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। अगला, द बिल एग्जाम्ड इंडियन पोस्ट फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर लैप्स इन द पोस्टल सर्विस। अगर मान लीजिए कोई लैप्सेस हो जाती हैं पोस्टल सर्विसेज में, तो उसके लिए भी लाइबिलिटी इंडियन पोस्ट की नहीं बनेगी। तो ये सारे प्रोविज़न जो थे वो एक्ट में बनाए गए हैं। अगला जो हमारा है 16 फाइनेंस कमीशन। तो आपको पता होगा कि 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो हमारा लागू होने वाला है,
और ये आर्टिकल 280 में आता है। और इसके चेयरमैन जो हमारे बनाए गए हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया जो बनाए गए हैं, जो फॉर्मर वाइस चेयरमैन हैं आपके नीति आयोग के। ठीक है, याद रखेंगे। अब जो 16 फ्रेंच कमीशन के जो मेजर्स, जो उनके जो टर्म्स हैं, जो उनके काम रहेंगे, वो क्या क्या रहेंगे? डिवीज़न ऑफ टैक्स प्रोसीड, स्टेट और राज्य के बीच में आपका टैक्स बंटवारे का रिलेटेड उनका काम रहेगा। ठीक है, एक चीज़ याद दीजिएगा, चैप्टर 12 की बात हो रही है। चैप्टर 12 के अंदर जो डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस होता है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, उसके तहत ये काम करेंगे। कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा कि चैप्टर 12 का आर्टिकल कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे फिनिश होते हैं? किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, मैं वीडियो के अंत में मैं ये चीज़ बता दूंगा आपको कि कौन से कितने आर्टिकल कवर होते हैं। दूसरा, प्रिंसिपल फॉर ग्रांट इन एड्स। ठीक है, आपको पता है 275 आर्टिकल 275 में क्या दिया गया है कि कोई भी स्टेट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ग्रांट ऐड दे सकती है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो इंडिया का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, अगर किसी राज्य को ज़रूरत है तो वो उससे फंड से उसको ऐड दे सकता है। दूसरा जो है एनहेंसिंग स्टेट फंड फॉर द लोकल बॉडीज। दूसरा काम इनका ये रहेगा कि जो स्टेट का जो एक तो केंद्र का कंसोलिडेटेड फंड होता है, फिर एक राज्य का होता है। तो राज्य का जो कंसोलिडेटेड फंड जो होगा उसको सुधार करने के लिए काम करेंगे, और जिससे कि क्या हो, जो आपकी लोकल बॉडीज, जो कि म्यूनिसपैलिटीज़ हैं, उनको अच्छे से फंडिंग की जा सके। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट फिनांसिंग। जब डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसकी फिनांसिंग में कोई कमी ना आए, उसकी दिक्कत ना आए, उसको रिलेटेड भी ये मेजर करेंगे। ठीक है, तो अच्छा मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछा है कि जो आपका चैप्टर 1 पार्ट 12 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें आर्टिकल कितने कवर होते हैं? तो उसमें आर्टिकल जो आपके जो आते हैं वो आते हैं 264 से 300A तक की आपके चैप्टर 12 में आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये कुछ काम उनके हैं। पहले डिवीज़न ऑफ टैक्स का काम रहेगा, फिर स्टेट को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर जो लोकल बॉडीज़ को अच्छी फंडिंग करने के लिए स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड में काम करेंगे। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट को फिनांसिंग की कमी ना आए, उसके लिए वो अच्छे से फिनांसिंग के मेजर्स लेंगे। ये सब काम रहेंगे 16 फाइनेंस कमीशन के। अब हम देखते हैं कि आपको पता हो कि अभी न्यू क्रिमिनल लॉस आ गए हैं हमारे, जो हमारे पुराने जो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट हैं उनको रिप्लेस करेंगे। तो कुछ मेजर चेंजेस आए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता जो हमारे इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस करेगा, उसमें क्या क्या प्रोविज़न नए ऐड हुए हैं। पहला तो उसमें इनकॉर्पोरेट जो हुआ है वो हुआ है ऑर्गेनाइज क्राइम की डिफिनेशन ऐड हुई है, टेररिज्म की डिफिनेशन ऐड हुई है। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को ऐड किया गया है। जो आपकी जो गैंग रेप की जो विक्टिम होती थी उनकी एज 16 से 18 कर दी गई है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई नेग्लिजेंस की वजह से किसी की डेथ होती थी तो उसकी सज़ा 2 साल की जगह पे उसकी 5 साल सज़ा कर दी गई है। पहले 2 साल थी, अब 5 साल हो गई है। ठीक है, अब आते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम अब जिसको वो रिप्लेस करेगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, 1973 को रिप्लेस करेगा। इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं? पहला, अल्टरिंग रूल्स फॉर अंडर ट्रायल्स। जो अंडर ट्रायल्स जो हमारे होते थे, जिनका ट्रायल्स नहीं चल पाता था, उनके लिए रूल्स को चेंजेस करेंगे। इसमें चेंजेस हुए हैं। ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसका स्कोप को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो उसकी मैंडेटरी कर दी गई है। ठीक है, फॉर क्राइम पनिशबल बाय एटलीस्ट 7 इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो मैंडेटरी कर दी गई है एटलीस्ट 7 ईयर इम्प्रिजमेंट के, मतलब 7 साल की सज़ा कम से कम होना चाहिए, उसके लिए फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। फिर भारतीय साक्ष्य बिल, तो ये आपको रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को। इसमें क्या क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड है उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है। डॉक्यूमेंट पहले क्या होता था कि आपका ओरल और डॉक्यूमेंट्री होता था, अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और आपकी क्या है कि ओरल एविडेंस में क्या है, जो विटनेस हैं, एक्यूज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जो टेस्टिमोनियल जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी अब हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रोविज़न है उनको इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट में ज़्यादा ऐड किया गया है। अगला जो हमारी न्यूज़ है वो है अथॉरिटी ऑफ द ट्रिब्यूनल्स। इसमें हुआ क्या है कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस AIR कमोडोर NK शर्मा केस का नाम यार नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है।
यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस AR कमांडोर NK शर्मा 2023 केस। इसमें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्लिफाई किया है, पढ़ देखते हैं। डेट ट्रिब्यूनल कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसी ऑन स्पेसिफिक मैटर। कि जो ट्रिब्यूनल होते हैं, ट्रिब्यूनल का मतलब जो आपकी जैसे कि मान लीजिए रेलवे ट्रिब्यूनल हो गया, कंज्यूमर फोरम हो गया, ये ट्रिब्यूनल जो होती हैं ये क्वाजी जुडिशल होती हैं। तो ये क्या कर सकती हैं, ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती हैं कि आप इस स्पेसिफिक मैटर्स पे आप पॉलिसीज़ बनाएं। ठीक है, रूल्स बनाने का, कानून बनाने का सिर्फ पावर जो है वो आपके सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, लेजिस्लेटर के पास है, बाकी इसमें कोई नहीं बना सकता। वही इसमें आगे चीज़ दिया गया है, द रोल ऑफ मेकिंग पॉलिसी इज़ नॉट विद इन द डोमेन ऑफ द जुडिशरी। तो पॉलिसी का जो रोल है वो जुडिशरी के अंदर नहीं आता है, इंक्लूडिंग क्वाजी जुडिशल बॉडीज लाइक द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। इसमें क्वाजी जुडिशल बॉडीज़ भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये इसमें इतना ही था और कोई ख़ास चीज़ नहीं था। आगे देखते हैं पीस पैक्ट विद उल्फा। तो अभी क्या हुआ है कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जो है उसने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट के साथ। आपको पता है कि उल्फा जो है जो आपकी उल्फा जो है वो 1979 में फॉर्म हुई थी। देख लेते हैं, उल्फा जो है आपकी 1979 में फॉर्म हुई थी। ये क्या चाहते थे, ये इंडिपेंडेंट असम की डिमांड करते थे और थ्रू आर्म रिबेलियन, मतलब आर्म की फोर्स से या वायलेंस के बस पे वो अलग जो है अपना असम को लेना चाहते थे। उनका ये कहना था कि जो माइग्रेशन हो रहा है उससे हमारा कल्चर जो है वो हार्म हो रहा है, उस कल्चर को बचाने के लिए इनको इंडिपेंडेंट असम चाहिए था। तो उन्हीं इस संगठन और सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के बीच में एक आपका MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, एग्रीमेंट, जिसके तहत क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो 1.1.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी, 1.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे इनका पूरा डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट इनका हो सके। इसके बदले में ये अपने सारे वेपन जो है सरेंडर करेंगे और ये और एक तरीके से जो वायलेंस जो है उसको त्याग कर देंगे, रिनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं उल्फा के बीच में। अगला जो हमारी न्यूज़ है वो है बिल्किस बानो केस एंड रिमेशन। आपको याद होगा कि बिल्किस बानो के जो एक्यूज थे, उन 11 कन्विक्ट जो थे उनको जो गुजरात जो आपकी गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको उनकी सज़ा की माफ़ी दे दी थी। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जो है आपकी पिटीशन गई थी, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है। तो पढ़ते हैं, रिसेंटली द सस्पेंशन सुप्रीम कोर्ट नलिफाइड द गुजरात गवर्नमेंट डिसीजन टू ग्रांट रिमेशन। तो जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो डिसीजन पास किया था कि जो 11 कन्विक्ट हैं उनको रिमिट कर दिया जाए, उसके जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नलिफाइड कर दिया है, खारिज कर दिया है। तो इस पर थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग समझ सकते हैं तो हुआ क्या था। तो सभी पता है कि बिल्किस बानो जो थी 2002 की गुजरात दंगे की विक्टिम थी, उनके साथ गैंगरेप हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन CBI ने किया था और जिसकी एक बहुत लंबी प्रोसीडिंग चली है। 2004 में क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जो था गुजरात से मुंबई शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, 2004 में क्या था, गुजरात टू मुंबई शिफ्ट हो गया था और 2008 में मुंबई जो कोर्ट थी उसने जो है 11 लोगों को सज़ा सुनाई थी। गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, 11 लोगों को 2022 में आपकी उनकी सज़ा जो थी उनको माफ़ कर दी, रिमिट कर दी। ठीक है, रिमिट का मतलब क्या होता है, रिमिट का मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए किसी की सज़ा 10 साल है तो रिमिशन में क्या होता है, उसका जो समय होता है वो कम कर दिया जाता है। तो 10 की जगह 8 हो जा सकता है, 7 हो सकता है, तो ये होता है रिमिट। सस्पेंशन का मतलब फुल्ली सस्पेंड हो जाता है, रिमिट का मतलब कम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने रीजन जो गवर्नमेंट ने जो रिमेशन जो पास किया था उसके गवर्नमेंट के डिसीजन को नलीफाई करते हुए कुछ रीज़न दिए हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात गवर्नमेंट के पास राइट ही नहीं है रिमेशन पास करने का। ये पावर उसी को बिलोंग करता है जिस राज्य में उन लोगों को सज़ा सुनाई गई है। तो सज़ा आपकी मुंबई कोर्ट ने सुनाई थी, तो सज़ा जो है वो आपकी महाराष्ट्र के पास ही पावर है। द कोर्ट पॉइंटेड आउट मेजर एरर इन द रिमेशन प्रोसेस। उसने पॉइंट आउट किया कि जो रिमेशन का जो प्रोसेस होना चाहिए उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। स्टेटिंग डेट द ऑर्डर वेयर इम्प्रॉपरली कंसीडर्ड एंड ऑब्टेन बाय हाइडिंग फैक्ट अमाउंटिंग टू कोर्ट फ्रॉड। कि उन्होंने बताया कि जो ऑर्डर जो लिया गया है रिमेशन का वो बहुत तरीके से फ्रॉड करके लिया गया है और बहुत सारे तथ्य जो हैं वो कोर्ट से छुपाए गए हैं जो अमाउंटिंग टू फ्रॉड है। तो ये सब चीज़ें थी और साथ में हम लोग देख लेते हैं कि इसमें देखो बताया भी है, रिमेशन इज़ द अर्ली टर्मिनेशन ऑफ द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस का पहले टर्मिनेशन कर देना वो होता है रिमेशन, अनलाइक फॉर लो और पैरोल। तो पैरोल तो आपको पता है कि पैरोल क्या होता है कि
उसमें आपको रीज़न बताने पड़ते हैं, ठीक है, कि हमको इसके लिए चाहिए, कुछ दिन के लिए चाहिए। और फिर एक टर्म आता है फरलो भी आता है। पैरोल तो आदमी सुना वो संजय दत्त वाला, ये होता है एक होता है फरलो। फरलो का में क्या होता है कि रीज़न नहीं बताया जाता है और उसमें कोर्ट जब चाहे वो दे सकती है। ये यूपी एपीओ में डिफरेंस भी आया था क्वेश्चन फरलो वर्सेस पैरोल में। पैरोल में आपको रीज़न बताने पड़ेंगे कि आपको किसके लिए चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 72 में आपका जो है और 161 में गवर्नमेंट कर सकता है और 72 में जो है आपका जो है प्रेसिडेंट कर सकते हैं। डिस्प्यूट ओवर माइनॉरिटी स्टेटस व एमयू, तो ये वाला केस जो है वो अभी आपका माइनॉरिटी स्टेटस के रिलेटेड अभी केस आपका सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है। 7 जजेस की बेंच आपकी सुन रही है। थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका हम लोग समझ लेते हैं कि इसकी कब क्या बैकग्राउंड रहा है। तो बैकग्राउंड इसका माइनॉरिटी स्टेटस एमयू का ये रहा है कि 1920 का जो एमयू एक्ट था, 1920 का जो एमयू एक्ट था उसमें अमेंडमेंट हुआ था 1965 में। उसमें संशोधन करके दो चीज़ें ऐड की गई थी। पहले तो जो वर्ल्ड लॉर्ड रेक्टर था उसकी जगह पे, जो वर्ल्ड लॉर्ड रेक्टर था उसकी जगह पे विजिटर विद विजिटर वर्ड यूज़ हो गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। और नॉन मुस्लिम को अलाउ कर दिया गया था कि यूनिवर्सिटी कोर्ट में आप वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो जो हैं मेजर, पहले क्या होता था कि लॉर्ड रेक्टर का मतलब यह था कि जो पहले गवर्नर जनरल होता था अंग्रेज के टाइम पे, वो यूनिवर्सिटी के हेड मतलब हेड होते थे एक तरीके से। तो जब आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद लॉर्ड रेक्टर तो चले गए, गवर्नर जनरल कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो विजिटर्स होंगे उनको ऐड किया गया। और जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट थे उनको भी यूनिवर्सिटी कोर्ट, यहाँ वहाँ पे अलीगढ़ में क्या होता है यूनिवर्सिटी कोर्ट भी चलती है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी चलती है। तो यूनिवर्सिटी कोर्ट में नॉन मुस्लिम को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। ये जो एक्ट है, ये अमेंडमेंट जो था, ये संशोधन जो था 1951 1965 के बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट में केस गया। 1967 का केस है, 1967 का केस है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं बता सकता हूँ, अलग से बता देता हूँ आपको। 1967 का केस है अजीज बादशाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि इलाहाबाद, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो यूनिवर्सिटी जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जा सकता। उन्होंने ये बताया, ठीक है। और इस एक्ट को सही एक्ट ठहराया। इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। प्रोटेस्ट के बाद क्या होता है कि इंदिरा गांधी के टाइम पे 1981 के टाइम पर आपका एक लॉ लाया जाता है जिसमें इस डिसीजन को नलीफाई कर दिया जाता है और उसमें एमयू के जो मॉनेटरी स्टेटस है उसको दोबारा रिस्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब हुआ। फिर 2006 में दोबारा केस हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसमें भी उन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर सवाल उठाया, ठीक है। फिर क्या हुआ 2016 में, क्या होता है 2016 में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो एनडीए की गवर्नमेंट जब आती है तो वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, उसके जो अपील होती है उसको विड्रॉ कर लेती है, विड्रॉइंग इट्स अपील इन 2016। द केस हैज सिंस इवॉल्व थ्रू वेरियस रूलिंग एंड कॉन्सिक्वेंट प्रोटेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉइंग इट्स अपील 2016। तो 2016 में क्या होता है, जो केंद्र सरकार ने जो अपील दाखिल करी थी वो विड्रॉ कर लेती है, ठीक है। तो ये सब सारा इसमें मामला चल रहा है। अभी इसका डिसीजन आया नहीं है। अभी जो है इसका सुनवाई चल रही है, 7 जजेस की बेंच सुन रहे हैं। कि 2019 में केस गया था तब आपके गगोई साहब थे, तो उन्होंने 7 जजेस बेंच को रेफ़र कर दिया था। तो ये है माइनॉरिटी स्टेटस पे बात चल रही है। जब भी होगा इसका पूरा डिसीजन जब आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। अभी तो कोई मतलब ऐसा नहीं, अभी बस खाली एक तरीके से मान लीजिए कभी कभी स्टेटमेंट इसके आ जाते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी स्टेटस इज़ नॉट लॉस्ट ड्यू टू द स्टेट्यूट रेगुलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, कि मतलब सीजीआई ने भी ये कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो नहीं चला जाएगा, कि उसका जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी स्टेट्यूट की वजह से रेगुलेट हो रहा है। आपको पता है कि जो एमयू एक्ट है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास हुआ है, तो इसका रीज़न ये नहीं कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन उसके द्वारा रन हो रहा है तो उसका माइनॉरिटी स्टेटस जो है लूज़ हो जाएगा। ऐसा आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका है। अगला जो है वो आपका है सिलेक्शन ऑफ द टेबलॉक्स ऑन द रिपब्लिक डे। आपको पता है कि रिपब्लिक डे में झांकियों का आपका वो होता है,
तो बहुत बार क्या हुआ है कि बहुत सारे राज्य जो होते हैं वो आपके आरोप लगाते हैं कि हमारे राज्य की झांकी सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि एक बार में केंद्र सरकार जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस जो है, वो 15 राज्यों की झांकी आपकी सिलेक्ट करती है। तो बाकी स्टेट आपके रह जाते हैं, 28 बचे हैं, तो बाकी रह जाए, तो बाकी आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ पक्षपात हुआ। तो उसको पक्षपात को दूर करने के लिए उन्होंने अभी एक पॉलिसी बना रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें कमेटी होगी और उसमें ये कहा गया है कि हर 3 साल में हर राज्य को मौका मिलेगा, मतलब एटलीस्ट 3 साल में। ये देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ फाइनलाइज अ रोटेशनल प्लान टू इंश्योर दैट एवरी स्टेट यूनियन टेरिटरी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर टैबलॉग्स एंड द रिपब्लिक डे परेड विद इन 3 ईयर्स साइकिल। मतलब 3 साल में उसको मिनिमम 3 साल में कम से कम एक बार उसको टाइम मिल ही जाना चाहिए रिप्रेजेंट करने का। तो ये था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो होती है वो कंडक्ट कराती है परेड, ये अब तो याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के कुछ क्लियर हो गए होंगे। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर दूंगा, अपना टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा नीचे, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये पॉलिटी का आज में पूरा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 30 मिनट में आपका कंप्लीट हुआ है, लेकिन कई सारी चीज़ें आप इसमें सीखे होंगे, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न सीखे होंगे। इसके बाद मैं जो है आप लोगों को मैं इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।